हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए हैं वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th साइंस फिजिक्स। तो अगर इसके पीछे का लेक्चर आप नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, देख के आ जाओ, वरना यहीं से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। तो यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह और मैं शुरू करने जा रहा हूँ कार्य के प्रकार, यानी कि आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क सीखेंगे। ठीक है ना। अब जानते हो जो मतलब कि कार्य के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, और 3 प्रकार का नॉर्मली होता है। एक होता है शून्य कार्य, और एक होता है धनात्मक कार्य, और एक क्या होता है ऋणात्मक कार्य होता है। एक होता है शून्य कार्य, यानी कि आप काम करो कोई काम हो ही ना, इसे बोलते हैं शून्य काम। और एक होता है धनात्मक काम, यानी कि प्लस में आता है। और एक होता है ऋणात्मक काम, यानी किस में आता है, ये आता है माइनस में। ठीक है ना। अब सुनो, लेकिन अब इसको लिखने से पहले ना, अब एक नोट एक पन्ने का ले लो, आराम से आपका भी काम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो जाके बैग ले लो। ठीक है ना। अब बढ़िया से देखो मैं बोला क्या हूँ। अच्छा, शून्य कार्य क्या होता है, यानी कि मैं काम करूँ काम हो ही ना। काम तो वास्तव में होता ही है, लेकिन एक होता है केमिकल एनर्जी और एक होता है फिजिकल एनर्जी। बॉडी से एक काम होता है, एक काम होता है कि मतलब कि मान लो इंसान चल रहा है, वो अभी काम है भाई, खाना खाया है, चल रहा है, तो खाना पच गया, फिर भूख लग गई। आखिर खाना क्यों पचा? क्योंकि चल रहा है, काम कर रहा है, तभी ना, काम करोगे तभी ना पचेगा वो चीज़ बढ़िया से। अब जो क्या हो रहा है, शून्य कार्य क्या होता है, तो कि देखो फार्मूला क्या होता है, W बराबर FD cos थीटा, जहाँ पे F क्या है, वस्तु पर लगाया गया बल है, और D क्या है, वस्तु में हुआ विस्थापन है, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ये W देखो, W का मान जब जब 0 होगा तब तब बोलेंगे शून्य कार्य हुआ है। और W का मान कब कब 0 होगा, देखो अगर यदि F का मान 0 हो जाए तब भी W का मान 0 हो जाएगा। अरे भाई, एक लोग 0 होंगे, कुछ गुणा करोगे 0 में 0 हुआ ना आएगा, तब भी क्या आएगा, W 0 आएगा। एंड यदि मान लो विस्थापन है 0, पहली बात तो बल नहीं लगाओगे तो काम तो निश्चित तौर पर नहीं होना है, यानी कि 0 आना है। दूसरी बात, आप बल लगाते गए विस्थापन नहीं हुआ, तब भी वर्क यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। हालांकि यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, बट फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, केमिकल हो रहा है। आपके मतलब कि आपका हाथ दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, दिन भर धक्का देने में, उसे केमिकल वर्क कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक काम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो F का मान 0 तो W का मान 0, D का मान 0 तब भी W का मान 0, और ये तीसरा है थीटा बराबर मान लो 90 डिग्री है, तब भी W का मान 0 आएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान 0 होने के नाते अभी क्या हो जाएगा, पूरा वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यार, मेरी बात समझो। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि जब प्लेटफार्म पे एक आदमी बोझ ढो रहा है, कुली बोझ ढो रहा है, तो उसके द्वारा किया गया काम 0 होगा, तो पैसे क्यों दूँ, ये सब होता है ना। हालांकि देखो, पहले समझो मेरी बात को, पैसे क्यों देने चाहिए उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लो प्लेटफार्म पे सीधा इंसान चल रहा है, प्लेटफार्म पे इंसान क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे आदमी है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे इसके सर पे क्या है, गट्ठर एक रखा गया है। ठीक है ना। पहली बात तो यह जानो, गट्ठर पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। इसको वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगाना पड़ेगा। इसका बल कितना कहाँ हो गया, F अप्लाइड इसको कह लेते हैं, कि इसने वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया। अब ये चलता गया, मान लो सीधे रास्ते पर क्या हुआ, ये चलता गया, तो विस्थापन इसका आगे होगा, बल इधर होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब बताओ, cos 90 का मान 0 होता है ना, तो यहाँ पे W का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। लेकिन W, ये तो फिजिकल वर्क 0 हो गया, लेकिन क्या इसको पैसे देना उचित है कि नहीं? अरे यार सुनो जरा, अगर ये चल रहा है तो भाई खाना होना खाया है, चलेगा तो फिर पचेगा, भूख लगेगी तो फिर खाने का पैसे कहाँ से आएंगे? यानी कि यहाँ भी काम हो रहा है, बट यहाँ पे केमिकल वर्क हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे फिजिकल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी विस्थापन और बल के बीच का एंगल 90 होगा तो क्या बोलोगे, तब यही बोलोगे कि यहाँ पे भौतिक काम 0 हो रहा है, जब भी 90 होगा तब भी। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब यही कुली
ये शून्य काम समझ में आ गया ना। यानी कि मैं कुछ करूं तो यहाँ चाहे जब एफ 0 होगा तब भी काम 0 होगा, जब विस्थापन 0 होगा तब भी काम 0 होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होगा तब भी काम कैसा होगा, 0 ही होगा। धनात्मक भी बात कर लेते हैं। अभी बात और जानिए, मैं कुछ मान लिखता हूँ, पहले काश के कुछ वैल्यू पकड़ो। काश 0 का मान होता है 1, काश 30 का मान होता है √3/2, काश 45 का मान होता है 1/√2 और काश 60 का मान होता है 1/2 और काश 90 का मान होता है 0। तो 90 वाला तो केस खत्म हो गया 0 काम वाले में। 90 के अंदर यानी कि 89, 88, 87 से लेके 0 तक यह सब काश क्या होता है, प्लस का होता है। यह सब सारे मान क्या होते हैं, प्लस के। लेकिन 90 के बाद 91 काश, 92 काश, 92 काश 180 तक, कहाँ तक काश 180 तक, इसका मान क्या होता है, माइनस का होता है। और मैं बोल दूँ काश 180 का मान होता है माइनस का 1। काश 180 का मान क्या होता है, क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? पहले मैं चेक कर लूँ। हाँ देख पा रहे हो। तो काश 180 का मान क्या होता है, माइनस 1। यानी कि ध्यान दीजिएगा 0 से लेके मतलब कि 90 के अंदर तक प्लस होता है, 90 पे 0 होता है और फिर 90 के बाद 180 तक क्या होता है, काश का मान नेगेटिव होता है। तो पहली बात अब देखो धनात्मक काम कब होगा। अब यह एक बात और जानो, यह तब होगा धनात्मक काम जब मतलब कि मैं जिधर बल लगाऊं वस्तु उधर ही जाए। नोट कर लो, जब मैं जिधर बल लगाऊं अगर वस्तु उधर ही जाती है तो काम कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब समझ लो, मान लो हमारे पास एक इंजन है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैंने इसके ऊपर इधर बल लगाया तो वस्तु आगे ही तो जा रही है, यानी कि बल की ओर ही है, भले तिरछा मिर्चा है लेकिन वस्तु की ओर ही है। समझ गया ना। तो मैं जब जिधर बल लगाऊं वस्तु उधर ही आगे बढ़े उसी दिशा में, तो क्या बोलेंगे, यह काम धनात्मक है। और समझ सकते हो W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा। और cos थीटा यानी कि बेटा लेके देखो 0 से लेके, 0 का मान 1 होता है, वह भी धनात्मक होगा। 0 से लेके 90 के अंदर तक, 0 से लेके 90 के अंदर तक मतलब कि जब भी फोर्स लगाओगे यानी कि F और D के बीच का कोण जब 0 से लेके 90 के अंदर तक रहेगा यानी कि थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, तब काम कैसा होगा, धनात्मक होगा। तब काम कैसा होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक काम में हमको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। धनात्मक काम में क्या होता है कि हमको अब किसी के विरुद्ध काम करना पड़ता है। धनात्मक में क्या होता है कि हमको किसी के विरुद्ध काम करना पड़ता है। एक बात और समझो, अब यहाँ पे लो, अब इसको समझो जरा। ये हमारा मान लो सीढ़ी है। अब सुनो जरा, यह सीढ़ी है और यहाँ पे हमारे पास क्या, एक कूली है। अब कूली यहाँ पे अपने सर पे क्या रखेगा, एक गट्ठर रखेगा। अब इसको काम को देखना, सीढ़ी पे चढ़ेगा ऊपर, अभी सीढ़ी पे चढ़ने वाला है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, अब भी वस्तु पर कूली किधर बल लगाया है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही थी, उसके विरुद्ध काम किया तो कूली ने कहाँ लगाया, ऊपर बल लगाया हुआ है इस पर, ठीक है ना। उठाने के लिए तो ऊपर ही बल लगाएगा ना, F अप्लाइड है, चलो मान लेते हैं। अब अच्छा देखो, वस्तु नीचे से कहाँ गई है, अब ऊपर की ओर गई है, ठीक है ना। अब भी सीढ़ी देखो चल रहा है, सीढ़ी पे चल रहा है, यानी कि F भी ऊपर की ओर है, D भी ऊपर, वस्तु नीचे से ऊपर। विस्थापन तिरछा थोड़ी लोगे, विस्थापन 60 डिग्री होता है ना, यानी नीचे से ऊपर तक लोगे। अब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया तो यह बराबर, अरे W बराबर क्या हो जाएगा, FD का 0 का मान होता है, यानी क्या आएगा, हमारा FD आएगा। इसे बोलते हैं धनात्मक काम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखो समझो मेरी बात, सीढ़ी पर जब चलेगा ना तो काम करेगा, वहाँ पे 0 नहीं आएगा, वहाँ पे वर्क आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि F अप्लाइड ऊपर की ओर है और मतलब विस्थापन भी कहाँ पे है, ऊपर की। इसे बोलते हैं धनात्मक काम है, ठीक है ना। जब सीढ़ी पर ऊपर चलेगा तो क्या होगा, धनात्मक काम होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, समझ। अब यहाँ पे एनर्जी खत्म होगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऊपर जा रहा है ना। अब देखो तीसरा केस ऋणात्मक वाला क्या होता है। अब यह कब होता है, जब थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो, जब थीटा का मान 90 से क्या हो, ज़्यादा हो और 180 से कम या बराबर हो, तब क्या होगा, तो हमारा होगा ऋणात्मक काम। कर सकते हो, अगर मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो देखो, अगर मान लो विस्थापन आपका इधर हो रहा है और हम बल 90 के बाद, ये 90 वाला केस है, और 90 के बाद आप इधर कहीं बल लगाओ, इधर बल लगाओ, इधर बल लगाओ, इधर बल लगाओ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं बल लगाओ 90 के बाद से। अब बल इधर लगा रहे हो, विस्थापन इधर हो रहा है, अब इनके बीच का एंगल बदलेगा ना, 91, 92, 93, 94, 180 तक सारे काम क्या होते हैं, हमारे ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काश कैसा होता है, निगेटिव होता है। और एक बात समझो निगेटिव की बात,
अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो बल इधर लगा रहे हो, बॉडी उधर भाग रही है। कल वाले मतलब कि पीछे लेक्चर में मैंने बताया था ना, ये हमारे पास एक गाय थी, और जब मैं गाय पर, हालांकि आपकी किताब में खाली जानते हो 0 वाला केस आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 आएगा, 45 आएगा, 90 और 180 आएगा, बस इतना ही तुम्हारी किताब में सवाल बनेंगे, समझो। अब गाय को मैंने इधर बल लगाया था, मैंने बल इधर अप्लाई किया था, और गाय कहाँ भाग रही थी, पीछे भाग रही थी, विस्थापन पीछे हो रहा था। तब इनके बीच देखो, बल मैं इधर लगा रहा हूँ, विस्थापन इधर हो रहा है, तो कह सकते हैं इनके बीच का उल्टा काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 180 का केस आएगा, यहाँ पे काम कैसा हमारा होगा, निगेटिव होगा। और वास्तव में जब विस्थापन इधर हो रहा है ना, तो कह सकते हो कि मेरा बल तो खत्म हो गया, अब गाय बल लगा रही है, मेरे लिए काम कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। मैं आप जब गाय मुझे खींचने लग जाएगी तो मैं कहाँ उसको खींच पाऊंगा, वो तो खींच रही है हमको। मैं हालांकि बल आगे लगाया हूँ, और मैं मतलब कि मैं खींच नहीं पा रहा, मैं खुद उधर भाग रहा हूँ, जिधर मैंने बल लगा उसके विपरीत में खुद भाग रहा हूँ। मैंने बल इधर लगाया, मैं खुद उधर भाग रहा हूँ, या फिर जिस बॉडी पर मैंने आगे की ओर बल लगाया वो पीछे की ओर भाग रही है। तो उल्टा जब भी होगा तब कैसा होगा, वहाँ पे काम निगेटिव होगा। मैं इसको समझाता हूँ आपको, मतलब कि कूली वाले से। अब मान लो यहीं पे समझ लो, यहीं पे अब मान लो अब की बार जो कूली है ना वह ऊपर से नीचे है, चलो मान लेते हैं अब की बार जो कूली है वह कहाँ से आए, ऊपर से नीचे है। अभी हमारा कूली है, अब देखो जरा, वस्तु पे ग्रेविटी ने तो नीचे की ओर ही काम कर रही थी, तो उसके विरुद्ध आपको उठाने के लिए तो बल ऊपर की, यानी कि इस बॉडी पर बल आपको ऊपर की ओर ही लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया एफ अप्लाई, ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा एफ अप्लाई, ठीक है ना। अब की बार तो क्या हो रहा है, अब की बार आप किसी के विरुद्ध नहीं काम करने वाले हो, अब क्यों तुम खुद वस्तु को लेके नीचे आ रहे हो और ग्रेविटी खुद नीचे खींच रही है, तो विरुद्ध कहाँ काम कर रहे हो। हालांकि खाली बल लगाए हो कि ग्रेविटी के विरुद्ध इसलिए बल लगाया ताकि वस्तु ऊपर उठ जाए, लेकिन देखो विस्थापन किधर आ रही है, वस्तु जिधर ग्रेविटी है उधर ही वस्तु भी आ रही है। यानी कि देखो ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन नीचे आना थोड़ा आराम लगता है, क्योंकि ग्रेविटी खुद खींच रही है यार। तो यहाँ पे काम नेगेटिव होगा। कैसे होगा, देखो अब वस्तु ऊपर थी, बल ऊपर की ओर लगा, नीचे विस्थापन हो रहा है ना, विस्थापन नीचे हो रहा है और बल ऊपर की ओर लगा है, वस्तु नीचे आएगी ना, तो हाई विस्थापन नहीं लेंगे, विस्थापन शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ से यहाँ हो गया हमारा, अभी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब बताओ डी और एफ के बीच एक ऊपर और एक नीचे 180 डिग्री होगा, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 180 का मान -1 होता है, डब्लू बराबर माइनस क्या होगा, एफ डी होगा। यहाँ पे काम होगा हमारा ऋणात्मक होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि जिधर मैं बल लगाऊंगा, अगर वस्तु का विस्थापन उधर ही होता है तो हम बड़े आराम से कह देंगे, क्या कह देंगे कि काम धनात्मक हो रहा है। और मैं जिधर बल लगाऊं विस्थापन वस्तु का उसके विपरीत हो तो काम कैसा होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। और हालांकि थीटा से पहचान लो, जब थीटा का मान 90 होगा तो काम 0 होगा, और थीटा का मान 90 से पीछे और 0 तक, तब काम कैसा होगा, हमारा धनात्मक होगा। और जब थीटा का मान 90 के बाद से 180 तक हो तो वहाँ पे हमारा काम कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको मिटा के हम देखते हैं इस वीडियो का अंतिम बात की कार्य के कौन कौन से मात्रक होते हैं उसको देखा जाएगा, फिर वीडियो को यहीं पे हम करेंगे क्लोज, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कार्य के मात्रक, ठीक है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। कार्य का मात्रक, हालांकि आपने देखा था पिछले वाले वीडियो में, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कोई बात नहीं है। अच्छा अब देखो जरा कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक हम बोलेंगे, चूंकि W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है, चूंकि कॉस थीटा कुछ मात्रक नहीं होता तो उसका कोई लिखने का मतलब नहीं बनेगा। तो W का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक, तो बोलोगे सर W का जो मात्रक होगा ना वो हो जाएगा, F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और D का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। अब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर तो है, या फिर इसी को जूल कहते हैं, लेकिन यह कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। यह कैसा मात्रक है, हमारा एसआई मात्रक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप सोचो जरा, अब हमको मान लो मैंने पूछ लिया कार्य का बताओ सीजीएस मात्रक क्या होगा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा, यानी कि सीजीएस पद्धति में क्या होगा। अब सुनो पहली बात, अब चाहे बोलो 1 न्यूटन मीटर, चाहे क्या बोलो 1 जूल बोलो। अब 1 न्यूटन को क्या बोलते हैं, देखो जरा, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर एमए होता है, तो न्यूटन में क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन को क्या बोलोगे, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और हाई गुणे मीटर तो है ही, बराबर हमारा हो गया 1 जूल, यह भी कह सकते हो।
अब देखो किग्राम मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, हालांकि कोई बात नहीं है। अब अगर इसको सीजीएस में लिखना है तो बताओ, सीजीएस में किलोग्राम को ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बटे सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि वह तो वही होता है, बराबर 1 जूल। अच्छा, अब इस चीज़ को हम कह सकते हैं 1 जूल बराबर 10 पे 3 दू 5 दू 7, 10 पे घाते 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यही है सीजीएस मात्रक, यही है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अर्ग बोलते हैं। यानी कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। अब हमने आपको संबंध बता दिया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में होते हैं 10 पे घाते 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बच्चों? 10 पे घाते 7 अर्ग होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये होता है कार्य का मात्रक। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल, या फिर न्यूटन मीटर। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। कोई कहता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो क्या बताओगे? 10 पे पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को वहीं पे करेंगे क्लोज। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे शानदार शानदार न्यूमेरिकल सवाल, न्यूमेरिकल यानी आंकिक सवाल लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को बढ़िया से दोहराओ, मनन करो, और अपनी कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लो। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको अवश्य बताओ। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऑल द बेस्ट।